आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी की एक संस्मरणात्मक कहानी कीर्ति स्तंभ। आज से 30 वर्ष पूर्व नैनीताल में नंदा देवी का डोला बड़ी धूम से उठा करता था। मल्ली ताल के छोटे से बाजार में न उन दिनों आज किसी चमक दमक थी, न नियोन बत्तियों की जगमगाहट। फिर भी नंदाष्टमी के दिन केले के खाम लिए गाते नाचते ग्रामीणों के बीच बुरुंश और गेंदे के गजरों से लदे महिष दूल्हों की तरह झूमते निकल जाते, तो पहाड़ी ढालू छतों पर रंगीन पिछौड़ों की शत शत यवनिकाएं एक साथ ऊपर उठ जाती हैं। डोला देखने को बैठी चंद्रमुखियों के उल्लसित चेहरे पिटे सोने से दमक उठते। ग्रामीण बांकों की टोलियां वहीं घेरा बना झोड़े की मधुर मुर्कियों के बीच अपने जिस आशु कवित्व का परिचय दिया करते थे, उसके लिए अब कभी कभी कलेजे में हुक सी उठती है। लगता है आज़ादी के बाद हमने यही कुछ अंश में कुछ पाया भी है तो खोया है उससे अधिक। हमारी संस्कृति धीरे धीरे हमारी मुट्ठियों से निकलती जा रही है और पराई संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा मोह, हमारा ध्येय भावना को शिथिल करता जा रहा है। अतीत में हमारी सर्वोच्च निष्ठा धर्म के प्रति थी। इसी से हमारे पारंपरिक धर्मानुष्ठानों में हमारी संस्कृति भी अपने स्वाभाविक रूप में जीवंत थी। यह सत्य है कि बुद्धि एक प्रबल शक्ति है, किंतु यह शक्ति भी अपने समाज के परंपरागत रीति रिवाजों का संपूर्ण रूप से खंडन कर उन्हें नेस्तनाबूद नहीं कर सकती। हमारी संस्कृति बनी रहे, अतीत के प्रति हमारी निष्ठा शिथिल न हो, इसके लिए आवश्यक है सदियों से प्रचलित यह प्रथा संस्थाएं बनी रहें। किंतु धीरे धीरे इन उत्सवों में भी अब न उत्साह रहा है, न वह आकर्षण। हाथ में ट्रांजिस्टर लिए ग्रामीणों की टोली अब न वह मीठे झोड़े गाती है, न चांचरी। स्त्रियां अब सभ्य शिष्ट पर्दों की ओट से डोला देखती हैं। छतों पर उनके रूप की फुलझड़ी नायकों की टोली को गुदगुदा नहीं पाती। महिषों की भीड़ अब चमकीले तेल लगे सींग घुमाती झूलती झालती नहीं निकलती। कुमाऊं का ग्रामीण अब पूर्ण रूप से सभ्य हो चुका है। देवी यदि भैंसे की बलि न देने से अप्रसन्न होती हैं तो हुआ करें। वह मेले में घूम घाम अब पहले भी की ही भांति तेल की जलेबियां नहीं खाता, वह अब खाता है छोले भटूरे। जोड़े चांचरी हुड़का में भला अब क्या रखा है। ट्रांजिस्टर खोलते ही तो लता कभी भी कानों में रसवृष्टि कर सकती हैं, फिर भला वह दुनाली पहाड़ी मुरली फूंकने में सांस क्यों फुलाएं। शायद मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे आज भी उन विस्मृत लठ ग्रामीणों की गायकी भुलाए नहीं भूलती। कुछ दिन पूर्व आकाशवाणी में लोक संगीत का ऑडिशन लेने गई तो पहली बार ऐसा लगा कि कुमाऊं की संस्कृति एकदम ही पकड़ से नीचे खिसक गई है। कितने टेप सुने, कितने गायक गायिकाओं के लोकगीत, किंतु लोकगीतों को आधुनिक बनाने का या उनका कैसा बचपना था। कहाँ गई दुर्गा और तिलक कामोद की वे सुरम्य पहाड़ी धुनें और पहाड़ी कंठ की वह टप्पे की सी दक्ष कारीगरी। मेले के दिन तो उन ग्रामीण गायकों की कल्पना जैसे स्वयं वाग्देवी आकर संवार जाती थी। दो मड़िया तौली छाजा बटी छन चै उन छूटी रौली, अर्थात अरे सुंदरी ऐसे छत से नीचे मत देख, कहीं गिर पड़ेगी। या शकुनी कमीज वे कलज गाड़ी त्वीके दीनू लेओ तराने लही जय, अर्थात अपनी इस प्रिय कमीज के बीच से कलेजा चीर तुझे दे रहा हूँ, ले मेरे इस लहू टपकाते कलेजे को ले जा। कभी कभी वह कवित्वपूर्ण आत्मनिवेदन अश्लीलता की परिधि को छलांग जाता था। इसी समय छत पर बैठ डोला देखने की अनुमति नहीं मिलती। कब हमारा ही नाम डालकर झोड़ा बना डालें, कुछ ठीक है इनका। ताऊ के मकान की लाल पीली नीली कांच की बहुरंगी बंद खिड़कियों से ही चेहरा सटाकर हम बैठ जाती। उसी लाल कांच की रक्तिम लेंस से मैंने उसे पहले पहल देखा था और डोले के आगे आगे नाचती चली जा रही थी। उन दिनों उस किशोरी नृत्यांगना के असामान्य रूप लावण्य की नैनीताल में विशेष रूप से चर्चा थी। नैनीताल की मधुर प्रशस्ति के बीच, नैना देवी की मधुर प्रशस्ति के बीच भी उसके उपासकों की टोली
तिलका के रूप यौवन की मीठी प्रशंसा करने में नहीं चूकती। नैनीताला नंदा देवी, सोरे की भगवती, तिलका तेरी लंबी लटी, पुन्यू कसी चंदा, तो घुंघटी झन टिपिए, सूरज होलो मंदा। अर्थात अरे तिलका, धन्य तेरी लंबी वेणी और पूर्णिमा के चंद्र सा तेरा मुखड़ा। अरे कहीं भूले से घूंघट मत उठा लेना, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। तिलका वास्तव में ही पंचदशी की पूर्ण विकसित धौत चंद्रिका थी। अपनी नाजुक बच्ची की सी बाहों को किसी संगमरमर की मस्जिदी मीनारों की भांति सिर के ऊपर उठा वह अंगुलियों से अंगुलियां बांध लेती, फिर पेशेवर अंदाज से उन्हें अपने नुकीले तेवर से संवारती, फिर तितली सी गोल गोल घूम जाती। 3-4 चक्कर घूम वो सहसा वहीं बैठकर हाँफने लगती। मुझे उसका पीला बीमार सा चेहरा देखकर न जाने क्यों ऐसा लगने लगता कि वह अब उठकर नाची तो शर्त या बेहोश होकर गिर पड़ेगी। किंतु सहसा अशिष्ट भीड़ में अधैर्य की अश्लील सीटियां बजने लगती। नाचो नाचो तिलका, तुम्हारा नाच देखने ही तुम अल्मोड़ा की नंदा देवी छोड़ इतनी दूर आए हैं। पर वह बैठी ही रहती। इस बार छाती से सारंगी बांधे उसके साथ साथ चल रहा उसका साजिंदा अपनी सारंगी की छड़ को उसकी झुकी पीठ में कोंचता। इतने वर्षों में भी उस क्रूर व्यक्ति की ऐंठी मूंछें, सुरमा भरी रहम से खाली आंखें और सिलवट पड़ी सस्ते गुलाबी अतलस की कमीज की एक एक सिलवट मुझे याद है, जैसे शैतान बच्चों द्वारा खिलवाड़ में पकड़कर सहसा छोड़ दी गई तितली क्षण भर किसी फूल पर विश्राम कर उन शैतान कदमों की आहट पा छत विक्षत पंख फड़फड़ाती फिर उड़ने लगती है। तिलका घबरा कर उठती और यंत्र चालित कठपुतली सी गोल गोल घूमने लगती। धीरे धीरे वह नाचती गाती टोली हमारे द्वार से आगे निकल जाती। तिलका के पद निक्षेप की लय के साथ साथ ऊंची और नीची होती गायकों की स्वर लहरी विलुप्त हो जाती और अपनी ही उस समवयस्नी, उस अपरिचित किशोरी के प्रति मेरा हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठता। न त्वस्या जन्म जाने जन नयन मधुस्यंदिनी कांति लक्ष्मी। दर्शकों के नयनों में मधु की सी वृष्टि करती हुई यह कांतिमयी किशोरी कौन है? कवित्री वज्जिका ने भी क्या ऐसी ही किसी कांतिमयी को देखकर ये अमर पंक्तियां लिखी होंगी? बहुत दिनों बाद वो मुझे एक दिन अचानक फिर मिल गई। उस दिन उसकी सज्जा दूसरी ही थी। लहंगे में जिस नृत्यरता क्लांत किशोरी को मैंने तारुणी की देहरी के पास खड़ी देखा था, वह आज पहाड़ी सुत्तन में एकदम ही बच्ची लगती कैशोरी के सोपान पर उतर आई थी। मखमली कामदार लहंगे के चौड़े गोटे ने ही शायद उसका कद उस दिन छलनामय रूप से लंबा बना दिया था। कड़वाली लटी की असंख्य परतों में कसी उसकी केश सज्जा में उस दिन लंबोतरा चेहरा आज गोलमाल लग रहा था, और भी सुंदर और भी लुभावना। माथे पर बड़ी सी चमकती टिकुली के ऊपर खींचा था रोली का तुंग, सिंदूरी पिठिया अर्थात तिलक। दोनों पैर मंदिर की सीढ़ी पर लंबे कर वह हाथ की टोकरी से आटे की गोलियां निकाल ताल के पानी में डाल रही थी और शांत जलराशि में असंख्य बुदबुदे उठाती अदृश्य टार पीड़ों सा खनकाती छोटी बड़ी मछलियां उछल उछल कर आटे की गोलियां लपक रही थीं। मैं खड़ी हो गई। पहले शायद उसने मुझे नहीं देखा, फिर मेरी उपस्थिति का आभास पाते ही वह चौंकी और मुस्कुराई। ठीक ही गाया था गायकों ने, सचमुच ही पुन्यू की चंदा थी तिलका। तुम तिलका हो ना? मैंने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? ओह, मुझे डोले के आगे नाचते देखा होगा। क्यों? वह अन्य मनस्क सी आटे की गोलियां डालती चली जा रही थी। मुझे भगवती के नाम के साथ मेरा अभागा नाम जोड़कर झोड़े गाते हैं। मेरा क्या, उन्हीं को कीड़े पड़ेंगे। उसके स्वर की खिन्नता पानी की छपाक छपाक के बीच और भी स्पष्ट होकर गूंज गई। राम नाम लिखी आटे की 100 गोलियां बनाकर रोज भेजती हैं बूबू अर्थात बुआ, वही खिलाने यहाँ आती हूँ। आज लाख पूरा हो गया। तुम कहाँ रहती हो? मैंने पूछा। क्यों? जहाँ हम सब रहती हैं। हमारी बस्ती नहीं जानती क्या? नैनीताल में तो सब जानते हैं। और फिर हंसी।
इस बार उसकी उस सिनिकल हंसी में किसी कुंठाग्रस्त प्रौढ़ा की हंसी की सी खनक थी। ठीक ही तो कह रही थी वह। उस बस्ती को नैनीताल में तब कौन नहीं जानता था। गोल घर से लगी किसी बीमार घुनी दंत पंक्ति सी हिलती काठ के अभिशप्त कबाड़ों की उस धूम्र मलिन कतार को भला कौन नहीं पहचानता था। विशेषकर हम पर उन सीढ़ियों की संक्षिप्त पगडंडी पकड़ नीचे की सड़क पर उतरने पर भी घोर प्रतिबंध लगा रहता था। खबरदार जो उन रंडियों की सीढ़ियों से उतरी, ताई कहती। किंतु उन सीढ़ियों से उतरने पर सड़क की एक निरर्थक परिक्रमा से हम बच जाती थीं। इसी से जब तब बुजुर्गों की आंखें बचा कूदती फांती वो उतर ही जाती। तुम्हारे माता पिता भी वहीं रहते हैं? मैंने अपना दूसरा मूर्ख प्रश्न पूछा। अजी क्या हूण देश अर्थात तिब्बत से आई हो तुम? अब वो अपनी मधुर हंसी के मीठे मंजीरे खनकाती उठी तो सुबह नासिका पर असंख्य लुभावनी झुर्रियाँ बिखर गईं। हमारे पिता विता नहीं होते जी, माँ ही होती हैं, समझी? पर हमारी तो वो भी नहीं है। जन्मते ही हम उसे चाट गईं, बुबू पालती हैं, उन्हीं के पास रहती हूँ। फिर मेरा परिचय पूछती वो मेरे साथ साथ चलने लगी। उन दिनों अल्मोड़े में गांधी की आंधी में शहर का पत्ता पत्ता कांप रहा था। तिलका के पेशे की ही एक प्रौढ़ा व्यवसाय खासा होने पर भी स्वेच्छा से ही पेशवाज घुंघरू बहा शहर में खद्दर की फेरी लगाने लगी थी। देखते ही देखते उसकी गठरी बिक जाती और जितना कभी उसे उसकी एक एक ठुमरी दिलाती थी उतना अब वो खद्दर के आधे दर्जन रुमालों की बिक्री से ही कमा लेती। मैंने ही उस लोकप्रिय फेरी वाले से एक चौड़े लाल पाड़ की खद्दर की साड़ी खरीदी थी। उस दिन मैं वही पहने थी। इत्र में बसे फंसे मखमल दिल पसंद के लहंगे और फुलवर के पिछौड़ों की परिधान अभ्यस्त तिलका मेरी उस खद्दर की साड़ी पर रीझ गई। हाय कितनी अच्छी लग रही है, मेरा भी बड़ा जी करता है कभी खद्दर की साड़ी पहनूं। कितने में आती है जी? तुम्हें अच्छी लगी? मैंने कहा। तुम ले लो, मैं अपने लिए फिर ले लूँगी। मैंने तो ये अल्मोड़ा से ली थी। कल इसी वक्त यहीं पर मिलना, मैं ले आऊँगी। सच? क्षण भर को तारे सी चमकती उसकी आंखों की चमक सहसा दब से बुझ गई। पर रुपए में कैसे दे पाऊंगी? मेरे तो सब रुपए गोलक में बंद हैं और गोलक बुबू के बक्से में बंद रहता है। तुम क्या सोच रही हो मैं तुमसे साड़ी के रुपए लूँगी? तुम कल इसी वक्त पर यहीं पर मिलना, साड़ी तुम्हें मिल जाएगी। बस। दूसरे दिन मैं साड़ी का पैकेट लिए पहुंची तो मंदिर के विराट घंटे के नीचे खड़ी नतमुखी तिलका मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने लपक कर किसी बच्ची के से अधैर्य से पैकेट छीन लिया। अजी सुनो, कुछ तो लेना ही होगा तुम्हें। मैं यह रुमाल लाई हूँ तुम्हारे लिए, असली रेशम का है, सिंह ठेकेदार ने दिया था मुझे। उसने मुझे वही मुड़ा तुड़ा सस्ते इत्र में बसा असली रेशमी रुमाल थमा दिया, जिसे हिला हिला वो डोले के आगे नाचती तो कुमाऊं के शत शत बांकों के हृदय भी एक साथ झूम झूम कर नाचने लगते। सुनो, कल यही साड़ी पहनकर आना तिलका, मैंने कहा। मैं तुम्हारी इसी घंटे के नीचे एक तस्वीर खींचूंगी। उसकी मुग्ध विस्फारित दृष्टि की दूधिया भोली चावनी नारी होने पर भी मेरा हृदय आलोड़ित कर गई। हाय राम, तुम फोटो खींचना भी जानती हो जी? हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी और तुम्हें वह गाना भी सुनाऊंगी। प्रीतम चतुर सुजान, गांधी जी का चरखा ला दे, शहर बरेली जा दे, बरेली का सुरमा ला दे, चरखे में बसे हैं परान, गांधी जी का चरखा ला दे। मैं तो समय से ही पहुंची थी पर तिलका नहीं आई। बड़ी देर तक मैं बैठी रही, फिर निराश होकर लौट आई। 7-8 दिन बाद मैं एक दिन वही वर्जित सीढ़ियाँ उतर रही थी कि छीण करतल ध्वनि के बीच अपना नाम सुनकर चौंकी। पानी का अध भरा गगरा नल की छीण धारा के नीचे साधे तिलका खड़ी थी। पीली फुलवर की काली मखमली बेल लगी साड़ी में उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। शुभ्र ललाट पर बंधी पट्टी देखकर मैं चौंकी। ये चोट कैसे लगी? मैंने पूछा। श्श, धीरे धीरे, ऊपर वह हरामजादा खड़ा है, बुआ का कुर्रम। मैंने कनखियों से देखा। उसे अपनी सारंगी की छड़ से कोसने वाला वही क्रूर रिंग मास्टर
हमारे सौभाग्य से हमारी ओर पीठ किए अपनी मूछें ऐंठ रहा था। क्या हुआ यह? मैंने पूछा। चोट लगी क्या? चोट नहीं लगी, बूबू ने उसी बदजात से पिटवाया था। दम तोड़ती चिड़िया की कांपती चोंच की भांति उसके अधर पुट अधखुले होकर कांपने लगे। मैंने वही साड़ी पहन ली। बूबू सनक गई, बोली, अंग्रेज लाट कमिश्नरों के यहाँ हमारा उठना बैठना है और तू यह घर फुक्खा खद्दर पहन कर आई है। बोल हरामजादी, कौन है तुझे खद्दर पहनाने वाला तेरा नया यार? मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया तो इसी मुछंदर ने छड़ी उठाकर मार दी। बड़ा सा घाव हो गया, 3 टाँके लगे हैं। साड़ी भी उठाकर चूल्हे में जला दी। आंसू की बूंदें उसके लाख रोकने पर भी सुचिक्कन कपोलों पर ढुलक गईं। तुम जाओ जी, कहीं देख लिया हरामी ने तो फिर मारेगा। उसी दबी सिसकी की स्मृति सजोए में उन बदनाम सीढ़ियों पर स्केट सी करती उतर गई। मेरा स्मृति चिन्ह तो उसकी बुआ के खुर्रम ने जला दिया, किंतु उसका स्मृति चिन्ह, उसके ठेकेदार प्रणयी का दिया प्रेमोपहार वर्षों तक मेरे पास धरा रहा। फिर बेंगलोर की यात्रा में मेरे बक्से के साथ ही वह भी खो गया। अपनी दक्षिणी रेशमी साड़ियों के खोने से भी अधिक दुख मुझे उस रुमाल के खोने का हुआ था। आज जब स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर देश के कोने कोने के स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ ढूंढ सूद ब्याज समेत उनके सिर पर पड़ी लाठियों का मूल्य बड़ी ईमानदारी से चुकाया जा रहा है, मुझे उस निर्भीक किशोरी के पीले चेहरे की स्मृति रह रहकर व्याकुल कर उठती है। न कोई प्रशस्ति पत्र मिला, न ताम्र पत्र, किंतु फिर भी सोचती हूँ उसके अभिशप्त ललाट पर अंकित उसकी बुआ के साजिंदे की छड़ी का वो अमिट चिन्ह ही तो उसका कीर्ति स्तंभ था। उन हस्ताक्षरों को चाहने पर भी न विधाता मेट सका होगा, न काल चक्र ही। तो यह थी शिवानी जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक कहानी कीर्ति स्तंभ। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।